हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द हॉन्टेड हॉस्टल ओवर द हिल्स। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द हॉन्टेड हॉस्टल ओवर द हिल्स। ईशा बहुत उत्साहित थी। आखिरकार वह नैनीताल पहुँच गई थी अपने सपनों के स्कूल में पढ़ाई करने। वह चंडीगढ़ से यहाँ तक आई थी सिर्फ अपने सपनों के स्कूल के लिए। लगभग आधे घंटे से वह स्कूल परिसर में घूम रही थी, जो घने देवदार के पेड़ों के बीच एक मनोरम जगह पर स्थित था। उसके दोनों पैर अब दर्द कर रहे थे, लेकिन उसका दिल खुशी और उत्साह से उछल रहा था। उसने देवदार के पेड़ की खुरदरी सतह पर अपनी पीठ टिकाई और स्कूल की इमारत को निहारा। उसने कहीं पढ़ा था कि इसका निर्माण अंग्रेज़ों के वक्त में किया गया था। ये इमारत बेहद खूबसूरत और पुरानी थी। हर कोने से फूल लटक रहे थे। वह स्कूल से ज़्यादा किसी पुष्प प्रदर्शनी स्थल जैसी लग रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं मैम, बस इधर उधर देख रही थी, ईशा ने खुद को सीधा करते हुए कहा। सिस्टर ने लड़की को गौर से देखा। दुबली पतली, छोटे बाल, काली बादाम जैसी आंखें, ऊंचे गाल, सुडौल मुंह। तुम कौन सी कक्षा में हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं नहीं हूँ मैम, मैं 8th क्लास में हूँ, यानी कि 8वीं कक्षा में। अच्छा, तुम्हें अभी हॉस्टल में होना चाहिए, मैदान में नहीं भटकना चाहिए, और यहाँ मैम शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। सिस्टर सोफिया ने अपनी घड़ी देखी। 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे। अब चलो, तुम्हारी चाय का समय हो गया है। मुझे उम्मीद है तुम्हें घर की याद नहीं आ रही होगी। अगर आ रही है तो अकेले रहने से बेहतर है कि तुम अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ रहो। उन्होंने प्रशासनिक भवन की ओर चलते हुए कहा। जी मैम, ओह सॉरी सिस्टर, लेकिन मुझे घर की याद नहीं आ रही, उसने कहा। प्रसन्न होकर सिस्टर सोफिया ने लड़की की ओर देखा और पाया कि उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। अच्छा हुआ, अब भागो, उसने कहा, और लड़की को हॉस्टल की ओर जाने वाले पक्के रास्ते की ओर मुड़ते देखा। भगवान तुम्हारा भला करे, सिस्टर सोफिया बुदबुदाई और सोचते हुए अपनी राह पर चल पड़ी। काश वो इन नज़रों से कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। ईशा अब हॉस्टल की ओर जा रही थी, तभी उसने एक बूढ़े आदमी को पौधे के बीच टहलते हुए देखा। नमस्ते अंकल, मैं ईशा हूँ, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, उसने हिचकिचाते हुए उस बूढ़े आदमी से कहा, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। अब तुम यहाँ नई नहीं रही, स्कूल खुले हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, उसने रूखेपन से जवाब दिया। ईशा उकड़ू बैठ गई और पौधों को यथासंभव धीरे से छुआ। ये सच है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ नया और सुंदर है यहाँ पर। उसकी खुशनुमा आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। बूढ़े आदमी ने लड़की की तरफ देखा। उसने सोचा, एक प्यारी बच्ची। तुमने अपना नाम क्या बताया? जी ईशा। हाँ ईशा, ज़्यादातर नई लड़कियों को घर की याद तो आती ही है, लेकिन तुम्हें नहीं आ रही, ये अच्छी बात है, बूढ़े ने कहा। आप दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने घर की याद का जिक्र किया। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ अंकल, अकेली और स्वतंत्र। मुझे खुशी है बेटा, तुम्हें ये जगह बहुत प्यारी लगी। ओह, इस पौधे को बार बार मत छूना, कहीं इसकी कली न टूट जाए, उसने आगे कहा। ईशा ने नाजुक नारंगी और पीले रंग को छोड़ दिया और एक पत्तेदार पौधा जिसे वह सीधा करने की कोशिश कर रही थी, वह इसी काम में लगी रही। उसने ये भी नहीं देखा कि उस पर एक कली भी थी जो एक तरफ झुकी हुई थी। माफ़ करना अंकल, मुझे अब चलना होगा, चाय का समय जो हो गया है। हाँ, तुम जाओ। अगर तुम्हें फूलों, पेड़ों, पौधों में रुचि है तो मेरे पास फिर आ जाना, मैं तुम्हें उनके बारे में सब कुछ बताऊँगा। धन्यवाद, मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही आपसे मिलूँगी। तुमने बताया था कि तुम किस कक्षा में थी? मुझे नहीं लगता कि मैंने कहा था, पर मैं 8वीं कक्षा में हूँ अंकल, उसने हॉस्टल की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए कहा। माली ने सोच विचार करते हुए उसे देखा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे बच्चे, वह धीरे से बोला और नीचे झुककर अपने पौधों पर फिर से काम करना शुरू कर दिया। अरे तुम कहाँ थी? अगर तुम 5 मिनट में वापस नहीं आती तो मैं तुम्हें ढूंढने आती, उसकी दोस्त ने कहा, जो उसे हॉस्टल के प्रवेश द्वार के पास मिली थी। बोली, मैं बस परिसर में इधर उधर देख रही थी। पागल हो क्या? तुम्हें ऐसे घूमने की इजाज़त नहीं है यहाँ पर। स्कूल के बाद तुम्हें हॉस्टल में ही रहना चाहिए, उसकी दोस्त ने गुस्से से कहा। जैसे ही वे दोनों हॉस्टल में दाखिल हुए,
पगली, मैं कैंपस से बाहर नहीं निकली, क्या कोई अपने स्कूल के आसपास भी नहीं देख सकता? इतना चौंको मत। खैर, प्रशासनिक भवन के पास घूमते हुए मुझे एक मैडम ने, नहीं सॉरी सिस्टर ने पकड़ लिया था। उसने ज़ोर से खिलखिलाते हुए कहा, तुम तो सच में पागल हो। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रुति ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था। श्रुति स्कूल की हेड गर्ल थी और ख्याल रखने से मतलब था उस पर नज़र रखना, यानी कि ईशा पर नज़र रखना, किसी भी अन्य बोर्डिंग स्कूल की तरह। स्कूल में आई नई लड़कियां अक्सर इस बात को लेकर चिंतित होती थी कि नई छात्राएं आसानी से घुल मिल सकेंगी या नहीं। दूसरों से घुलना मिलना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी नए छात्रों को स्कूल में अपनापन महसूस कराने में 1 साल तक लग जाता है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ईशा एक अपवाद होगी। वह अपनी कक्षा की लगभग सभी लड़कियों के साथ पहले से ही बहुत मिलनसार थी। उसका रवैया बेहद दोस्ताना था। अब जल्दी करो, अपना कार्डिगन पहन लो, चलो चाय के लिए मेस में चलते हैं, उसकी दोस्त ने कहा। कुछ मिनट बाद वे मेस में पहुंच गए। उसकी दोस्त अपनी कुछ और सहेलियों से बात करने चली गई, इसलिए ईशा एक मेज़ पर अकेली बैठ गई। हेड गर्ल श्रुति उसके पास आई। मैंने सुना है कि तुम फिर से गायब हो गई हो। हम तुम्हें ढूंढने के लिए किसी को भेजने वाले थे, उसने ईशा से कहा। मुझे माफ़ करना, मैं स्कूल परिसर में इधर उधर देख रही थी। रास्ते में मुझे तुम्हारी दोस्त मिल गई। उसने बताया कि तुम परेशान हो। ठीक है, अगली बार नियमों का ध्यान रखना ईशा। क्या तुम्हें नैनीताल और ये स्कूल पसंद आया? ईशा ने विषय बदलने की कोशिश करते हुए हेड गर्ल से पूछा। जैसे जैसे मतलब तुम्हें यहाँ पर एडजस्ट होने में कितने साल लगे? समझो, बुरा नहीं है, हमें इसकी आदत हो जाती है। हमारे लिए तो स्कूल एक दूसरा घर है। जब आप इतनी दूर होते हैं तो आपको इसको अपना घर मानना ही पड़ता है। नैनीताल के बारे में क्या ख्याल है? उसकी खूबसूरती, पहाड़ियाँ और हरियाली? हाँ, बहुत बढ़िया है। मैं एक्चुअली कहीं और से हूँ, मतलब मैं रानीखेत से हूँ, यानी कि उसके पास की एक जगह से। यहाँ से कुछ घंटे की दूरी पर है। मेरे लिए वह जगह ज़्यादा खूबसूरत है। हाय श्रुति, सुनो, मीटिंग क्या आज रात है? 10वीं कक्षा की एक सीनियर ने उसके पास आकर पूछा। हाँ, मेरे रूम पर ही है। कौन सी मीटिंग? ईशा ने पूछा। राजकुमार का स्वागत करने के लिए। दिन जल्दी आ गया है, लड़की ने कहा, जिसका नाम ईशा नहीं जानती थी। चुप रहो, तुम्हें पता है कि मेस में तुम्हें इस बारे में खुलकर बात नहीं करनी चाहिए, श्रुति ने पलटकर गुस्से से कहा। ओह माफ़ करना। चलो श्रुति, मज़े करो। इसके अलावा किसी ने नहीं सुना और वो भी शायद वहाँ होंगी, उसने ईशा की तरफ देखते हुए कहा। अरे यार, इतना भी रोप मत जमाओ, लड़की डांटते हुए दूर चली गई। हैरान ईशा ने हेड गर्ल की तरफ देखा। श्रुति कुछ नहीं बोली, अचानक उठकर मेस से चली गई। वह क्या बातें कर रहे थे? ईशा सोच रही थी, ये रहस्यमयी मुलाकात क्या थी? शाम की पढ़ाई खत्म होने में अभी कुछ मिनट बाकी थे कि फुसफुसाहट शुरू हो गई। ईशा अपना दिन भर का काम निपटा चुकी थी और अपनी अंग्रेजी की किताब के पन्ने बिना सोचे समझे पलट रही थी कि तभी उसके आसपास की लड़कियां धीमी आवाज़ में बाद में होने वाली मीटिंग के बारे में बात करने लगीं। मीटिंग कहाँ होगी, एजेंडा क्या होगा, वह उन्हें एक दूसरे से पूछते हुए सुन सकती थी। मुझे पता है, मैं इसे अपने कमरे में रखूँगी और मेरी सलाह मानो, इस काली पॉलिश की बजाय इस आईलाइनर का इस्तेमाल करो। तुम सब वान्या की बात सुनो, क्योंकि उसकी बात में दम है। वान्या सुनिश्चित करे कि सिस्टर सोफिया सुन ना लें। अरे बेवकूफ़ी मत करो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन सिस्टर को भी ये बात मालूम है। असल में उन्हें 20 सालों से ये पता है, तब तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, वान्या ने कहा। क्या तुम धीरे से नहीं बोल सकती? ईशा की दोस्त ने बोला और लड़कियां खिलखिला उठीं। 6ठी कक्षा की लड़कियों का क्या होगा? एक आवाज़ ने पूछा। उनके बारे में क्या? तुम्हें तो पता है कि ये सब 7वीं कक्षा से शुरू होता है, वान्या ने जवाब दिया। तभी घंटी बजी, लड़कियां बाहर निकल गईं। ज़्यादातर खेल के मैदान की ओर जा रही थीं। ईशा भी चली गई। वह किसी से पूछना चाहती थी कि वह क्या बातें कर रही थीं। उसने अपनी वही पुरानी दोस्त, जो कि हेड गर्ल की दोस्त थी, उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आई। वह वान्या के पास गई और पूछा, तुम सब क्या बात कर रही थी? आपका क्या मतलब है? नहीं, वो मतलब किसी मीटिंग के बारे में बोला था। बूट पॉलिश और आईलाइनर का इस्तेमाल। मुझे समझ नहीं आया। ओह, वो मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस तरह की बातें करने की इजाज़त है भी या नहीं। आखिरकार तुम अभी हम में से एक नहीं हो।
तो फिर इसे अपने तक ही रखो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ईशा ने झपट्टा मारा और बास्केटबॉल खेल रही लड़कियों के समूह में तुरंत शामिल हो गई। अब वान्या को यह बात बुरी लग गई। उसने बदले की भावना से मन बना लिया कि वह नई लड़की को अभी अपना राज नहीं बताएगी। इस साल वह दिन भी जल्दी आ गया था। आमतौर पर नवंबर पहले आता था और तब तक वह नई लड़कियों को इसके बारे में बताने में सहज हो जाती थी। वह दूसरी लड़कियों को, खासकर दबंग कनिका को बताती कि ईशा शायद उनके मुंह पर हंसेगी और मजाक उड़ाएगी। वह ईशा को बाद में ज़रूर बताएगी। खैर, वह देखेगी कि वह क्या कर रही है। उसे मेरे पास आकर फिर से पूछने दो, वान्या ने सोचा। ईशा को ठीक से नींद नहीं आई और अगले दिन जब वह उठी तो सिर दर्द और हल्का बुखार था। अभी तक किसी ने उसे मीटिंग के लिए नहीं बुलाया था और उसे लगा कि उसे ठुकरा दिया गया है। फिर श्रुति की सलाह पर वह दोपहर में बीमारों के कमरे में गई, जहां सिस्टर ने उसे 2 गोलियां निगलने को दी और कुछ देर लेटने के लिए कहा। ईशा झपकी लेने लगी और जब तक सिस्टर ने उसे जगाया शाम हो चुकी थी। वह बोली, अपना दूध और बिस्किट लो। क्या समय हो गया है सिस्टर? अरे करीब 7 बज रहे हैं। अपना दूध खत्म कर लो जल्दी, मैं वापस आकर तुम्हारा तापमान ले लूँगी। ईशा ने दूध गटक लिया। वह भूखी थी। इतनी जल्दी बीमार पड़ गई बच्ची? मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ऊर्जावान लड़की हो। तभी ईशा ने इधर उधर देखा तो सामने देखा कि वो माली खिड़की के बाहर खड़ा था और मुस्कुराते हुए ईशा को देख रहा था। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसने अपने चिर परिचित अंदाज में पूछा। मैं इस आईवी पर काम कर रहा था जब मैंने तुम्हें खाना निकलते हुए देखा। उसने आंखों में चमक के साथ कहा। सुबह से कुछ नहीं खाया था अंकल। कल मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई, लेकिन अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। वो मुझे बीमार कमरे से बाहर जाने देंगे ना? आप बताओ ज़रा। आज क्या हाल है तुम्हारा? क्या तुम सो पाओगी? आश्चर्यचकित होकर ईशा माली से पूछने ही वाली थी कि वह क्या बात कर रहा है, तभी उसने सिस्टर को गलियारे से नीचे आते सुना। किससे बात कर रही हो तुम? आओ अभी तुम्हारा बुखार चेक करते हैं, सिस्टर बोली। ईशा मुस्कुराई और खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। माली जा चुका था। उसने बीमार कमरे में ही खाना खाया और 1 घंटे बाद उसे अपने शयन गृह में जाने की इजाज़त मिल गई। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची, उसे अंदर से बहुत शोर सुनाई दिया। तुम बीच में खड़ी क्या कर रही हो? हटो यार, एक सीनियर ने उसे धक्का देते हुए कहा, जब वह 2 और लड़कियों के साथ अंदर आई। ईशा स्तब्ध रह गई। कमरे में सभी लड़कियों ने मैले कुशले कपड़े पहने थे और सबके बाल बिखरे हुए और उलझे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उन सबके चेहरे बेहद उदास दिखाई दे रहे थे। क्या हो रहा है? उसने किसी से विशेष रूप से नहीं पूछा। चलो जल्दी से अपना सबसे गंदा नाइट सूट पहन लो या फिर कोई बेमेल वाला पहन लो। आईलाइनर है, काली पॉलिश है, रूज है, जो भी चाहो लगा लो, श्रुति बोली। चौंक कर ईशा ने एक लड़की की तरफ देखा। उसका आधा चेहरा काला पड़ गया था। उसके मुंह और ठुड्डी पर लिपस्टिक लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने बालों पर टैल्कम पाउडर छिड़का हो। उसने कुचले हुए नीले रंग का टॉप और धारीदार बैंगनी और लाल रंग का पजामा पहना हुआ था। ईशा ने अपने चारों ओर देखा। ये तो बेतुका था। आखिर उन सबको क्या हो गया था? सभी लड़कियों ने अपने चेहरे काले, नीले और लाल रंग से रंग लिए थे। खूबसूरत पहाड़न लड़कियां अपने आड़ू और क्रीम रंग के साथ खुद को बदसूरत बना रही थीं। और सबसे अजीब बात यह थी कि वह सभी इस बात से खुश थीं, हंस रही थीं, खिलखिला रही थीं और तरह तरह के चेहरे बना रही थीं। तभी उसने पूछा, क्या हो रहा है? उसने असहाय महसूस करते हुए फिर से पूछा। शायद कोई अजीब थीम वाली पार्टी थी। उसे ऐसा लगा। उसे लगा जैसे वो अलग थलग पड़ गई है। उस बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस बार दरवाजे पर जोरदार दस्तक ने अधिकांश लोगों को उनके बिस्तर में जाने पर मजबूर कर दिया। बाहर से सिस्टर की आवाज़ आई, अरे लाइट बंद है। हैरान ईशा ने कुछ लड़कियों को चुपके से अपने अपने शयन गृहों में जाते देखा। जल्दी करो, लाइट बंद करो और बिस्तर पर लेट जाओ, इससे पहले कि सिस्टर अंदर आ जाएं, वान्या ने फुसफुसाया। मगर ईशा अब भी स्विच बोर्ड के पास एक मूर्ति की तरह खड़ी थी, अनिश्चित और भ्रमित। लाइट बंद कर दी जाए, बाहर से सिस्टर की आवाज़ आई। ईशा ने स्विच को थोड़ा बहुत टटोला। उसे अपने बिस्तर पर दाईं ओर वह स्विच मिला। उसने उसे बंद किया और लेट गई। सच में उसका दिन नहीं था। पहले बीमारों का कमरा और फिर ये तूफान, आईलाइनर लगाना और सारी बातें। उसने नींद आने से पहले ही किसी को पुकारते सुना। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि सुबह 6 बजे की तेज़ घंटी बज रही है। उसने कमर तान कर देखा कि ज़्यादातर लड़कियां पहले ही जाग चुकी थीं। हैरान होकर उसने इधर उधर देखा तो दूसरे छात्रावासों की लड़कियां भी वहाँ थीं। या तो वह अपना चेहरा साफ कर रही थीं या किसी की सफाई में मदद कर रही थीं। ईशा ने ऊंची आवाज़ में पूछा, क्या कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या था? कुछ लड़कियां उसकी ओर देखने लगीं। अरे नहीं, देखो, एक लड़की ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया।
कमरे में मौजूद बाकी लड़कियों ने अपना काम बंद कर दिया। धीरे धीरे कमरे में सन्नाटा छाता गया और वह सब ईशा की तरफ मुड़ गईं। ईशा घबरा कर बोली, क्या है, तुम लोग क्या देख रहे हो? ईशा अपने सामने चेहरों के समुद्र को देख रही थी। उसे लगा कि वह पागल हो रही है। धीरे से लड़कियों में से एक ने उसके बिस्तर की ओर इशारा किया। ईशा ने पीछे मुड़कर देखा कि वह कहाँ इशारा कर रही है। उसने देखा कि वह उसके पीछे इशारा कर रही है, अपने तकिए पर लेटी हुई। तब ईशा ने पीछे मुड़कर देखा। अब तक उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसके तकिए पर एक लाल गुलाब था। धीरे धीरे मानो किसी अनजान चीज़ के नियंत्रण में सभी लड़कियां ईशा और उसके बिस्तर के पास आ गईं। उसने देखा कि उनकी आंखों में डर था जब वह पहले उसे और फिर गुलाब को देख रही थीं। ईशा का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही हो। आखिरकार उनमें से एक बोली, मृत राजकुमार ने तुम्हें चुना है। क्या क्या कह रही हो तुम? ईशा ने कहा, तुमने खुद को बदसूरत क्यों नहीं बनाया? देखो, उसने अपने प्यार की निशानी, वो लाल गुलाब, तुम्हारे बिस्तर पर छोड़ दिया है। एक लड़की ने गुलाब की ओर इशारा करते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कह रही हो, ईशा ने उन्माद से भरी आवाज़ में कहा। और इतनी देर में एक लड़की उसके पास आई। ईशा, हर साल हम नवंबर या और किसी तारीख वाले शुक्रवार को चुनते हैं, जो भी पहले आए। एक अंग्रेज़ राजकुमार का भूत घोड़े पर सवार होकर स्कूल आता है। वह जिस भी लड़की को सुंदर पाता है उसके बिस्तर पर एक गुलाब छोड़ जाता है। इसलिए इस रात 7वीं कक्षा से आगे की सभी लड़कियां खुद को जितना हो सके उतना बदसूरत बना लेती हैं। और आखिरकार कौन किसी प्रेत को अपना प्रेमी बनाना चाहेगा, उसने सोचा। और ईशा ये बात सुनते ही बेहोश होकर उस बिस्तर के पास गिर पड़ी जहां ताज़ा लाल गुलाब पड़ा था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द हॉन्टेड हॉस्टल ओवर द हिल्स। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। तो आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।